हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स स्कूल। ये हमारा सेकंड लेक्चर है वैदिक एज का। इस लेक्चर में हम लोग अर्ली वैदिक एज, कल्चर, ट्राइब्स एंड वॉर्स और वैदिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं हम। अर्ली वैदिक एज जैसा कि हम लोग जानते हैं, वो उसका टाइम फ्रेम जो है 1500 टू 1000 BC तक है, या 1500 से 1000 BC तक। और लेटर वैदिक एज जो है वो 1000 से 600 BC या 1000 टू 600 BC तक उसको माना जाता है। अब इसमें हम अर्ली वैदिक एज में अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ट्राइब्स हैं, किस किस टाइप के ट्राइब्स या किन ट्राइब्स के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, उस टाइम कौन से ट्राइब्स डोमिनेंट थे या पावरफुल थे। फिर कुछ अगर हमें बैटल की इन्फॉर्मेशन मिलती है, या फिर कुछ ऐसी टर्म्स है जो वैदिक एज में यूज़ होती थी, या खासकर कहें कि अर्ली वैदिक एज में यूज होती थी, और उनके मॉडर्न सेंस में या मॉडर्न टाइम में हम उनको कैसे, किन शब्दों के साथ समझते हैं, ये सब देखते हैं हम इस क्लास में या इस लेक्चर में। ट्राइब से शुरू करते हैं। अराउंड 30 ट्राइब्स एंड क्लैंस मेंशन इन अर्ली ऋग्वैदिक टेक्स्ट। अर्ली ऋग्वैदिक टेक्स्ट में हमें लगभग 30 और कुछ क्लैंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और जो 5 ट्राइब्स हैं, 5 ट्राइब का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप या उन ट्राइब्स को मिला करके हम ओवरऑल कहते हैं पंचजना या फिर पंच मानुस। और अगर इन ट्राइब्स की बात करें, ये इस समूह में या जो ये 5 ट्राइब्स का ग्रुप था, इनमें कौन कौन से ट्राइब्स इंक्लूडेड थे? इनमें यादु, तुर्वसा, दपुरु, पुरु, अनु एंड दरहयू, ये 5 ट्राइब्स इस ग्रुप में थे, जिनको हम पंचजना या फिर पंच मानुस कहते हैं। अगर उस टाइम के पावरफुल ट्राइब्स की बात करें, उनमें पुरुष और भारत या भरत ट्राइब का नाम सबसे सामने आता है। पुरुष एंड भारत ट्राइब्स वर डोमिनेंट ट्राइब एट दैट टाइम। फिर इनके अलावा अगर हम ऐसे ट्राइब्स की बात करें जो नॉन इंडो आर्यन थे, या उनका कल्चर और लैंग्वेज इंडो आर्यन नहीं थी, उनमें हमें कुछ ट्राइब्स के नाम मिलते हैं, जैसे चुमुरी, धुनी, पिपरू एंड सबूरा। दीज वर नॉन इंडो आर्यन ट्राइब्स। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि उस टाइम जो वॉर हुआ होगा, उसमें कोई बैटल की इन्फॉर्मेशन या वॉर की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, तो वो है बैटल ऑफ दसराजन या बैटल ऑफ टैनकिंग, जिसको हम कहते हैं। ये इसकी इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो फैमिली बुक है 2 to 7 नंबर बुक ऋग्वेदिक संहिता की, उसको हम फैमिली बुक बोलते हैं। उस फैमिली बुक का जो 7 नंबर की बुक है, उससे हमें बैटल ऑफ दसराजन या बैटल ऑफ टैनकिंग की इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब ये बैटल हुआ किसके बीच में था? ये बैटल भरत ट्राइब जो है उसके बीच में, और एक 10 ट्राइब्स का एक समूह था, उसके बीच में हुआ था। भरत ट्राइब को सुदास किंग लीड कर रहे थे, और अपोजिशन में कॉन्फेडरेसी थी 10 ट्राइब की। और फाइनली ये होता है कि सुदास बैटल को जीत जाते हैं, और वो जीतने के बाद अश्वमेधा सेक्रीफाइस करते हैं। ये काइंड ऑफ सेक्रीफाइस भी हम पढ़ेंगे। ये जो सेक्रीफाइस है, अश्वमेधा सेक्रीफाइस, एक काइंड होता है सेक्रीफाइस का। एक और इन्फॉर्मेशन हमें इसमें देखने को मिलती है, जो विश्वामित्र थे। विश्वामित्र भारत ट्राइब के पुरोहित थे, बट बैटल शुरू होने से पहले उनको रिप्लेस कर दिया गया था, या बैटल से ही पहले उनको रिप्लेस कर दिया गया था, या हो गए थे वो वशिष्ठा से। वशिष्ठा पुरोहित बन चुके थे या बन गए थे, और विश्वामित्र को हटा दिया गया था। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है, वो है कि जो ये बैटल ऑफ टैनकिंग है, बैटल ऑफ दसराजन है, ये एक रिवर के बैंक पर हुआ था, जिसको हम पुरुषनी रिवर कहते हैं। पुरुषनी रिवर जिसको हम आज मॉडर्न डे में या मॉडर्न टाइम्स में रावी रिवर कहते हैं, उसी के लिए यूज़ होता था। ये भी कई टाइप से, मतलब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पुरुषनी किस नदी का नाम है, या कई बार होता है एक साइड में वैदिक नेम लिखे रहते हैं रिवर्स के, एंशिएंट नेम, और साथ में साइड में मॉडर्न नेम, उनके साथ उनको मिलान करना होता है। ये हमें याद होना चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पुरुषनी रावी नदी को कहा जाता था। ये जो युद्ध हुआ या ये बैटल हुआ, पुरुषनी रिवर के बैंक पर हुआ या रावी रिवर के बैंक पर हुआ।
इससे अगर नेक्स्ट हम चले, हम देखते हैं कि जो वैदिक टर्म्स है, बहुत सारी वैदिक टर्म्स हमें मिलती हैं, उनके क्या मतलब थे उस टाइम या हम उनको आज कैसे समझते हैं। सबसे पहली जो टर्म है वो राजन है। राजन की अगर बात करें, राजन अकर्स मैनी टाइम्स इन द फैमिली बुक्स में ये काफ़ी बार मेंशन किया गया वर्ड है। और ये राजन का अगर फंक्शन की बात करें, इनका काम समझा जाता था कि ये लोगों की रक्षा करें, टू प्रोटेक्ट पीपल एंड कैटल और पीपल की रक्षा करें। और कई बार राजन को गोपति या गोपा कहकर भी बुलाया जाता था। अगर इसके बाद देखें बलि की हम बात करें, बलि कहा जाता था जो ऑफरिंग गॉड को दी जाती थी या जो चढ़ावा देवी देवता या भगवान को चढ़ाया जाता था, उसको हम बलि कहते थे। कई बार उसको भी बलि कहा जाता था जो क्लान्समैन है या कबीले के लोग थे या ट्राइब के लोग थे, जो पीरियोडिकली एक टाइम के बाद राजन को एक तरीके से ट्राइब्यूट की फॉर्म में या कैसे भी देते थे पीरियोडिकली, उसको भी बलि के रूप में हम देखते हैं कि उस टाइम के लोग उसको भी बलि कहते थे। अगर हम फिर सभा की बात करें, सभा बेसिकली स्मॉलर असेंबली थी और कह सकते हैं कि उसमें कम लोग शामिल होते थे और इट वाज मोर एलीट गैदरिंग। मतलब जो सोसाइटी में अगर हम देखें कुछ हायरार्की में कुछ लोग होते हैं, वो रिच भी होते हैं और पावरफुल भी होते हैं और डोमिनेंट भी होते हैं। सो सभा वाज स्मॉलर असेंबली, वहाँ कम लोग होते थे और वो जो होते थे एलीट लोग होते थे, मतलब जो डिसाइसिव पीपल होते थे सोसाइटी में, उनकी वो गैदरिंग हुआ करती थी। और समिति की अगर हम बात करें, समिति वाज अ लार्जर असेंबली, वहाँ हमें ज़्यादा संख्या में लोग देखने को मिलते हैं और फिर वो लार्ज स्केल में भी देखने को मिलते हैं। अगर विधाता की बात करें, विधाता जो है इसको हम कह सकते हैं ये ट्राइबल असेंबली की तरह थी और इसके अलग अलग फंक्शंस थे। कई बार ये जो विधाता है, हो सकता है इसको मतलब विधाता जो लोकल कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल टू परफॉर्म सोशल रिलीजियस रिचुअल सेरेमनीज फॉर द वेलबींग ऑफ द सेटलमेंट, कि जो ट्राइबल लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते थे या लोकल लोग इकट्ठे हो जाते थे कुछ सेरेमनीज़ परफॉर्म करने के लिए। वो सोशल भी हो सकती है, रिचुअल भी हो सकती है, ताकि मतलब फॉर एग्जांपल रिलीजियस रिचुअल, ताकि जो हमारा सेटलमेंट है वो खुश रहे या उसका अपलिफ्टमेंट हो या वेलबींग के लिए उसकी। अगर नेक्स्ट टर्म की बात करें, हमारे पास नेक्स्ट टर्म है जना। जना एक ट्राइब के लिए यूज़ होती थी अर्ली वैदिक एज में। फिर उसके बाद हम देखते हैं विस। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा। आप इसको अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं इन टर्म्स को। और अगर अभी आप क्लास के साथ साथ, लेक्चर के साथ साथ आप नोट मेकिंग नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो स्लाइड्स में नोट्स मेंशन किए गए हैं वो मतलब अच्छी बुक, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको यूज़ कर करके ये नोट्स हमने बनाए। सो हम लोग विस की बात कर रहे हैं। विस बेसिकली इन जनरल पीपल्स के लिए यूज़ होता था या फिर क्लैन के लिए यूज़ होता था। और गना की बात करें तो गण की बात करें या गना, ये लीनेज के लिए यूज़ होता था। और ग्रामा की बात करें या ग्राम की बात करें, इनिशियली रेफर्ड टू ए मोबाइल ग्रुप ऑफ पीपल। ये जो चलते हुए लोगों का जो झुंड होता था उसको इनिशियली कहा जाता था, लेकिन हम जैसे आज भी गांव या ग्राम कहते हैं विलेज के लिए लेटर टाइम में इसको यूज़ किया जाने लगा। फिर हमें जो गोधुली और समगवा है, ये मेज़रमेंट है टाइम का। जैसे हम शाम बोलते हैं, गोधुली बेसिकली डस्क को बोलते हैं और समगवा मॉर्निंग को बोलते हैं। सो इनसे हमें पता चलता है इन टर्म को यूज़ करने के बाद कि ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। सो हम कह सकते हैं ये टाइम का मेज़र्स ऑफ टाइम थे ये। अगर मेज़र्स ऑफ एरिया की बात करें, मेज़र्स ऑफ डिस्टेंस की बात करें, यहाँ हमने एरिया को आर लिख दिया है, वो गलती से हो गया है, यहाँ ए मिसिंग है एरिया से। सो एरिया और डिस्टेंस की मेज़र्स की बात करें तो उसमें दो टर्म्स हैं, गव्युति एंड गोचरमन। सो अगर एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे गव्युति एंड गोचरमन ये किसके मेज़र्स हैं, या मतलब ये डिस्टेंस के हैं, टाइम के हैं, किसके हैं। सो हमें क्लियर होना चाहिए, गव्युति एंड गोचरमन दीज आर द मेज़र्स ऑफ डिस्टेंस। फिर कुछ नेक्स्ट टर्म्स हैं, जैसे कि आज हम बफेलो सभी जानते हैं क्या है, लेकिन अर्ली वैदिक एज में या वैदिक पीरियड में जो बफेलो के लिए वर्ड्स यूज़ होते थे वो गोरी एंड गवाला है।
अगर दूसरे टर्म की बात करें, दुहित्री है। दुहित्री डॉटर के लिए यूज़ होता है, और डॉटर से बेसिकली इंडिकेट करते थे सी हु मिल्क्स काऊ, जो गाय का दूध निकालती है उसको डॉटर कहा जाता था। या डॉटर का फंक्शन एक तरीके से गाय का दूध निकालना, या जैसे हमने हाउस होल्ड स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि जो हाउस होल्ड स्ट्रक्चर है वो बेसिकली पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल मतलब जो पावर है बेसिकली मेल या फादर के पास है शुरुआत में, और फिर वो सरेंडर होती है सन को, इस तरीके से हैं। और जो डिसाइसिव फोर्स है हाउस में वो मेल होता है। और जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड का काम जो है बेसिकली वो महिलाओं का है। इसमें जो मिल्किंग का जो काम है मतलब गाय का दूध निकालना, उनको घास करना, ये सब या चारा डालना, ये सब लड़की का काम है या महिलाओं का काम समझा जा रहा है, इससे हम इंडिकेट कर सकते हैं। फिर हम गोजित की बात करते हैं। गोजित दो वर्ड से मिलके ये बना है। जैसे अगर इसको हम ब्रेक करके देखें, जिसको हिंदी में हम संधि विच्छेद कर बोलते हैं, गो प्लस जीत, इसका मतलब गो काऊ से है, जीत मतलब जीतने वाला। सो इसको अगर हम देखा जाए विनर ऑफ काउस इसको बोलेंगे। और कई बार ये जो गोजित है सिर्फ गाय जीतने वाले को इसलिए भी कहा जाता है कि जैसे दो ट्राइब्स के बीच में लड़ाई हुई है, वॉर हुआ, और वहाँ पे किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या कुछ रेस है या चैरियोट रेस हो रही है या कोई भी स्पोर्ट्स हो रहा है, उसमें किसी ने अच्छा परफॉर्म किया, अगर हम उसको जैसे आज बोलते हैं कि हीरो, ये आज का हीरो है, मैन ऑफ द मैच है, इस तरीके से अगर वहाँ उस टाइम बोलते होंगे तो वो गोजित का यूज़ करते थे उसके ऐसे परफॉर्मर के लिए, या अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, या किसी वॉर में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ऐसे लोगों के लिए गोजित का यूज़ किया जाता था। फिर हमारे पास अनदर वर्ड है गोमत। गोमत बेसिकली एक वेल्दी पर्सन को कहा जाता था, या फिर वेल्दी पर्सन को कहा जाता था, जैसे, और ब्रैकेट में हमने मेंशन किया है ओनर ऑफ कैटल। सो हम लोग ये जानते हैं कि जो वैदिक एज है उसमें जो वेल्थ को मेज़र करने का या किसी की पावर को मेज़र करने का सबसे बेस्ट एग्जांपल या पैरामीटर क्या होता था, उसके पास कितनी कैटल है। कैटल बेसिकली अगर मेरे पास बहुत सारी कैटल है इसका मतलब मैं वेल्दी पर्सन हूँ। सो कैटल इंडिकेट करता था कि हाउ पावरफुल आई एम, और मेरे पास ज़्यादा कैटल है तो मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, ज़्यादा वेल्दी हूँ, मेरे पास कम है तो मैं कम पावरफुल हूँ और कम वेल्दी हूँ। सो इसीलिए जो गोमत है वो एक वेल्दी पर्सन के लिए भी यूज़ किया जाता है, और जो कैटल का ओनर होता है या मालिक होता है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर हम गोपति की बात करें, गोपति बेसिकली लॉर्ड ऑफ कैटल को बोला जाता है। उसमें भी फिर हम संधि विच्छेद का यूज़ कर सकते हैं अगर कई बार कंफ्यूज हो जाएं। पति मीन्स होता है लॉर्ड, गो मीन्स काऊ। सो ये गोपति जो होगा वो लॉर्ड ऑफ कैटल का आ जाएगा। और ये कई बार गोपति का जो एपिथेट है या जो ये टर्म है गॉड इंद्रा के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि और भी टर्म्स हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्म्स हमें कुछ मिलती है, जैसे वप मीन्स होता है टू सो। जब हम खेत में बीज लगाते हैं उसको हम बोलते हैं सो। सो वप बोलेंगे टू सो, बीज लगाने को। और क्रिस क्या होता था, क्रिस बेसिकली होता था टू कल्टिवेट करने को क्रिस बोलते थे। और कुछ जैसे ये फला, लंगाला, सिरा, ये 3 वर्ड्स हैं जो एक ही चीज़ के लिए यूज़ हुए हैं। फला, लंगाला, सिरा, ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं प्लो के लिए, जो हल होता था, या आज भी हम देखते हैं अभी तो हल यूज़ होना कम हो गया। मेन स्ट्रीम जो है, जो बड़े किसान हैं वो हल का यूज़ नहीं करते हैं। बेसिकली वो जो मशीन बेस है, ट्रैक्टर बेस है, कल्टीवेटर्स या बाकी चीज़ों का यूज़ करते हैं कल्टीवेट करने के लिए। बट पहले प्लो का यूज़ होता था। सो हमें प्लो के लिए या हल के लिए 3 वर्ड एग्जिस्ट करते हैं, फला, लंगाला एंड सीरा। और जो प्लो है अर्ली वैदिक एज में हमें लगता है कि ये वुड का होगा, लकड़ी का बना हुआ प्लो होगा, क्योंकि आयरन के एविडेंस अभी हमें ज़्यादा स्केल पे या ज़्यादा अच्छे से यहाँ नहीं मिलते हैं। फिर खनित्रा है, खनित्रा बेसिकली होए के लिए यूज़ है किया जाता है। और दत्रा एंड श्रीनी सिकल के लिए,
दत्रा एंड श्रेणी सिकल के लिए। ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनमें से कोई आ गया तो आप मिस कर दें। सो ये है कि आप नेक्स्ट क्लास में जब आए तो उससे पहले एक बार रिवीज़न कर लें, ये नोट्स को एक बार देख लें। इनको मतलब रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप 3-4 दिन में एक बार नोट्स से नज़र दौड़ा लें तो आपको ये टर्म्स याद हो जाएगी। जैसे दत्रा एंड श्रेणी टर्म सिकल के लिए यूज़ हुई है, जिसको हम सिकल कहते हैं। प्रसू और कुलिशा एक्स के लिए यूज़ हुई है, 2 टर्म्स प्रसू एंड कुलिशा। परशुराम, जैसे भगवान परशुराम है, प्रसू, भगवान परशुराम से प्रसू याद रखिएगा। एंड कुलिशा इज़ अनदर टर्म फॉर एक्स। सो एक्स के लिए 2 टर्म है, प्रसू एंड कुलिशा। फिर है क्षेत्र। क्षेत्र जो टर्म है उसकी अलग अलग मीनिंग है, मतलब उसकी मीनिंग्स की रेंज है, वहाँ हमें कई अलग अलग मीनिंग देखने को मिलते हैं। और इसमें कल्टीवेटेड फील्ड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कई बार कल्टीवेटेड फील्ड के लिए भी क्षेत्र शब्द का या क्षेत्र टर्म का इस्तेमाल हमें अर्ली वैदिक एज से मिलता है। फिर उर्वरा है या उर्वरा, आज भी हम उर्वरक बोलते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनको उर्वरक बोलते हैं। सो इसको हमें याद करने में थोड़ा आसानी रहेगी। जो उर्वरा है वो फर्टाइल, उसका मतलब है फर्टाइल। और सीता की अगर हम बात करें, सीता का मतलब है फ्रोज ड्रेंच्ड बाय रेन। जो फरोज होते हैं अब खेत में उन, या ड्रेंच्ड बाय रेन, बारिश के बाद जो फ्रोज के निशान हमें मिले उनको हम सीता बोलते हैं। फिर यवा एक अनदर टर्म है। यवा किस लिए यूज़ किया गया है? यवा बार्ले और कई बार सीरियल्स के लिए हमें यवा का यूज़ मिलता है या यवा प्रयोग किया जाता है, जनरल सीरियल्स के लिए या फिर बार्ले के लिए पर्टिकुलरली। धनिया एक टर्म है, वो भी जेनेरिक टर्म है, जनरल टर्म है सीरियल्स के लिए। उर्वरा जीत का मतलब है जो हमने उर्वरा से बना हुआ है, जो फर्टाइल फील्ड है उसके जो विनर होते थे या उसको जीतने वाला, उसको उर्वरा जीत बोला जाता था। एंड देयर इज़ अनदर टर्म क्षेत्रपति। क्षेत्रपति मतलब होता है गार्जियन डेटी ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड। जो एग्रीकल्चरल फील्ड की प्रोटेक्शन करने वाले एक तरीके से गार्जियन डेटी होती है या देवता होते हैं, उनको क्षेत्रपति बोला जाता है। कुछ क्राफ्ट्स भी हमें मिलते हैं जो वेदास में मेंशन हैं, उन क्राफ्ट्स की बात करते हैं। कौन कौन से क्राफ्ट्स अर्ली वैदिक एज में अवेलेबल थे या किन किन क्राफ्ट्स में लोग इन्वॉल्व थे, उनकी बात करते हैं। या क्या लोगों का पेशा था, जैसे चैरियोट मेकिंग हमें एग्जांपल देखने को मिल रहा है। कार्ट्स बनाने वाले वहाँ थे, कारपेंट्री करते थे लोग, और मेटल का भी काम हमें देखने को वहाँ मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ हमें कॉपर के एविडेंस तो लार्ज स्केल पे देखने को मिलने लगते हैं। अब कॉपर है और कॉपर का अलॉय वो करने लगे थे, ब्रॉन्ज़ के एविडेंस हमें मिलते हैं। सो मेटल की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास थी। यहाँ भी मेटल के बारे में लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, सो मेटल का भी यूज़ किया जा रहा है। अब मेटल अवेलेबल है तो उससे क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं वो हमें डीप स्टडी करने पर पता चल जाएगा। फिर टेनिंग के एग्जांपल्स हमें मिलते हैं यहाँ से। जो लेदर इंडस्ट्री है उसमें टेनिंग या फिर बाकी मेकिंग ऑफ बोज एंड बो स्ट्रिंग्स, यहाँ भी बोज एंड बो स्ट्रिंग्स वगैरह बनाए जाते थे। सीविंग होती थी, वीविंग भी की जाती थी, मैट्स बनाई जाती थी, कई बार ग्रास से, कई बार रीड से। हम लोगों ने यहाँ पे एक नोट मेंशन किया है, वो नोट देखेंगे। द वर्ड अयास अकर्स इन सेवरल कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का टी मिसिंग है, सो इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग। द वर्ड अयास अकर्स इन सेवरल कॉन्टेक्स्ट। जो अयास वर्ड है वो सेवरल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। कई बार देखते हैं कैसे, इंद्राज थंबरबोल्ट ऑफ अयास। जो लॉर्ड इंद्रा का थंडर बोल्ट है वो अयास का बना हुआ है। कई बार हमें इस तरह का सेंटेंस मिलता है। चैरियोट ऑफ मित्रा एंड वरुणा हैविंग द कोलम ऑफ अयास। मित्रा और वरुणा का जो कोलम है वो भी अयास का बना हुआ है। होम ऑफ इंद्रा एंड सोम मेड ऑफ अयास।
एट्सेट्रा। सो हम इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। सो अगर होम की बात करते हैं, कॉलम की बात करते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि वो आयरन का बना हो, लेकिन जब होम की बात करते हैं तो लगता है कि वो लकड़ी के लिए यूज़ हुआ होगा, क्योंकि आयरन का घर तो उस टाइम बनाना पॉसिबल नहीं होगा, या ऐसे एविडेंस हमें एक्सेप्ट करने पे नहीं मिलते हैं। सो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है या क्या नहीं। सो नेक्स्ट क्लास में वेट करते हैं। थैंक यू।